Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic barriers or problems of strategic evaluation and control. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक स्ट्रेटजिस्ट के द्वारा स्ट्रेटजिक एवेल्यूशन एंड कंट्रोल के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो उसे किन किन बैरियर्स या प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली फेस करना होता है। उन पर्टिकुलर बैरियर्स या प्रॉब्लम्स को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन और कंट्रोल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ गिवन स्ट्रेटजी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। यानी कि किसी दी हुई स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का नाम देते हैं और उसके साथ साथ हम करेक्टिव एक्शंस को भी फॉलो करते हैं अगर हमें लगता है कि उनको फॉलो किया जाना चाहिए। एक्चुअल में स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल को हम सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड फॉलो अप के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं और इसकी हमने डिफरेंट फंडामेंटल स्टेजेस को भी डिस्कस किया था। कौन कौन सी थी वो? सबसे पहले थी इसके अंदर रिव्यूइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर द बेसिस फॉर करंट स्ट्रेटजीज। आफ्टर दैट मेजरिंग परफॉर्मेंस, देन फाइंडिंग डेविएशंस बाय अ प्रॉपर कंपैरिजन एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये फंडामेंटल स्टेप्स थे अंडर द स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। अब हम बात करेंगे उन पर्टिकुलर रीजन्स या बैरियर्स की जिनकी वजह से स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की प्रोसेस या सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फेल हो जाता है। तो क्या क्या रीजन्स है इसके पीछे, क्या क्या बैरियर्स हैं? लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर दीज पर्टिकुलर बैरियर्स। द वेरी फर्स्ट वन इज द लिमिट्स ऑफ कंट्रोल। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजिस्ट के लिए लिमिट्स फॉर कंट्रोल को डिसाइड करना कभी भी आसान काम नहीं होता है। ये कभी भी एक इजी टास्क नहीं होती है। एक्चुअल में है क्या? मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल इम्पोज कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल इम्पोज करने की वजह से जो मैनेजर्स हैं उनकी एबिलिटी के डैमेज होने का खतरा बना रहता है और अगर हम बहुत कम कंट्रोल रखते हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो इनइफेक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्टिमम लिमिट ऑफ कंट्रोल को डिसाइड करना होता है जो एक बहुत टिपिकल टास्क होती है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजिस्ट के लिए। So this is the very first barrier in strategic evaluation and control system. The second barrier is difficulties in measurement. One of the tasks in strategy evaluation is measuring the results of strategy implementation. Maintaining objectivity in assessing and measuring the results of strategic plans is a major challenge. Although strategists use evaluation tools such as financial statements, questionnaires, interviews, but some of the concepts such as manager opinion or contributions are difficult to measure. If the right tools for measuring are available, then the process of strategic evaluation becomes simpler. But lack of appropriate measuring tools slow down strategic evaluation process. सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहती है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन के कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के लिए उसको रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली मेजर करना होता है, उसे परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली मेजर करना होता है, उसके बाद ही तो कंपैरिजन पॉसिबल है। आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली मेजर करना जरूरी है। यानी कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के जो रिजल्ट्स है उनको मेजर करना ये स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन का एक पर्टिकुलर टास्क रहता है। और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना, जब आप मेजरिंग और एसेसिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है स्ट्रेटजिस्ट के लिए। लेकिन हालांकि स्ट्रेटजिस्ट के द्वारा डिफरेंट टाइप के इवैल्यूएशन टूल्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी रहते हैं जो मेजर करने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे मैनेजर ओपिनियन है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इनको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप राइट टूल्स का यूज़ करते हो मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से,
मेजरमेंट को आप अगर राइट टूल्स के बेसिस पर फॉलो करते हो तो फिर आपके पास स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन को फॉलो करना या स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन की प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर मेजरिंग टूल्स अवेलेबल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगी। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ कोऑपरेशन। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द स्ट्रेटजिस्ट कि उसको प्रॉपर कोऑपरेशन मिल पाए मैनेजमेंट का और स्टाफ का। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के इवैल्यूएशन के लिए सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि उसका स्टाफ और उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजिस्ट को प्रॉपरली कोऑपरेट करे, क्योंकि बिना कोऑपरेशन के स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन सक्सेसफुल वे में फॉलो किया जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन लाइक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स द कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्सोनल। अनफॉर्चुनेटली strategy evaluation being the final stage of strategy management is often overlooked. The management and staff thinks strategy evaluation a time consuming process and thus do not take it seriously. Strategists thus face the challenge of cooperation from management and staff while evaluating the strategy. ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एक स्ट्रेटजिस्ट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जब आप स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करते हो आपको मैनेजमेंट और पर्सनल्स के पार्टिसिपेशन और उनके कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन के टाइम पर भी आपको मैनेजमेंट एंड पर्सनल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर उनके कॉपरेशन और उनके पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन है ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की फाइनल स्टेज होने की वजह से ओवरलुक्ड कर दी जाती है, यानी कि इसको प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया जाता है। मैनेजमेंट और स्टाफ का क्या मानना होता है कि जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ये सोचना होता है मैनेजमेंट का और स्टाफ का, और इसी वजह से वो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और इसी वजह से जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो फेल हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्ट्रेटजिस्ट के लिए कि उन्हें स्ट्रेटजी के इवैल्यूएशन के टाइम पर मैनेजमेंट और स्टाफ का प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं मिलता है, और ये एक चैलेंज बन जाता है स्ट्रेटजिस्ट के लिए व्हाइल इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजी। ओके, द फोर्थ बैरियर इज रिपोर्टिंग। हाउ रिपोर्टिंग इज द बैरियर इन स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन? Just have an understanding about it. Strategy evaluations have some similarity with audit reports, which can deliver bad news sometimes. Strategists face the challenge of presenting an honest report of the progress of the strategic plan. As in method of measuring results, objectivity is also a challenge during the reporting of these results. Inevitably, not all personnel or stakeholders will agree with the findings of the strategy report. Strategists therefore face the task of presenting a fair report and one which does not trigger organizational conflict. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके अंदर कंप्लीट ऑनेस्टी भी हो और जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट ना कर रही हो। ऐसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना दिस इज अ चैलेंज फॉर द स्ट्रेटजिस्ट while evaluating the strategy. एक्चुअल में है क्या, जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन है ये बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट्स के सिमिलर होती है, और कभी कभी जब आप स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन को फॉलो करते हैं तो बैड न्यूज़ भी डिलीवर होती है। तो यहाँ जब बैड न्यूज़ डिलीवर हो रही हैं उस समय स्ट्रेटजिस्ट के सामने एक चैलेंज होता है कि उसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग की प्रोग्रेस के रेफरेंस में एक ऑनेस्ट रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। और क्योंकि जब हम मेथड ऑफ मेजरिंग की बात करते हैं यानी कि मेथड ऑफ मेजरिंग रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी भी एक चैलेंज होता है इन रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग करते समय, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिविटी को भी फोकस करना होता है। लेकिन होता क्या है, जितने भी पर्सनल्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो हो सकता है कि स्ट्रेटजी रिपोर्ट की फाइंडिंग से एग्री ना करते हों। जरूरी नहीं है
कि सारे के सारे पर्सनल या स्टेक होल्डर्स स्ट्रेटजी रिपोर्ट की फाइंडिंग से एग्री कर रहे होंगे। कुछ स्टेक होल्डर्स या पर्सनल्स ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेटजी रिपोर्ट की फाइंडिंग से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे केस में स्ट्रेटजिस्ट को स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन की फेयर और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ही फॉलो करनी है। उसे किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करनी है रिपोर्ट के साथ में। तो ये चैलेंज रहता है स्ट्रेटजिस्ट के सामने कि उसको एक फेयर रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है जो किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर ना कर रही हो। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बैरियर की। और नेक्स्ट बैरियर क्या है इसके रेफरेंस में? करेक्टिव एक्शंस। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है और अगर कोई डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है तो वहां आपको करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करना होता है। आपको ये देखना होता है कि जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं उनके अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच क्यों नहीं कर रही है, और रीजंस को फाइंड आउट करते हुए आप करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करते हो जिससे कि स्टैंडर्ड्स से एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर सके। तो कभी कभी ये करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं, यही एक बैरियर बन जाते हैं स्ट्रेटजिस्ट के लिए। अब बैरियर कैसे बन जाते हैं? जब हम ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में स्ट्रेटजिक प्लान को चेंज करने की बात करते हैं ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, तो ये अनकॉमन नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो स्ट्रेटजिक प्लान को चेंज किया ही जाता है। क्यों? क्योंकि करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं और इन करेक्टिव एक्शंस की वजह से स्ट्रेटजिक प्लान को चेंज किया जाना जरूरी है। क्योंकि अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर आप अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करती हैं तो इनका जो स्ट्रेटजिक प्लान है वो कंप्लीटली ओवरहॉल हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कभी कभी करेक्टिव एक्शंस इस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं जिससे कि जो एंटायर स्ट्रेटजिक प्लान है वो कंप्लीटली ओवरहॉल हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कर रहे हैं जो लोग, उन्हें स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क ऑफ स्ट्रेटजी को लोअर करना पड़ेगा, और जब तक वो स्ट्रेटजी के स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क को लोअर नहीं करेंगे तब तक एंटायर स्ट्रेटजिक प्लान को ओवरऑल नहीं किया जा सकेगा। और जब आप स्टैंडर्ड्स को लोअर डाउन करते हैं तो इसका मतलब आपको स्ट्रेटजिक प्लान को रीफॉर्मुलेट करना होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके गोल्स को रिफॉर्मुलेट करना होगा, इनके ऑब्जेक्टिव्स को रिफॉर्मुलेट करना होगा, और इसका मतलब क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो भी एक बैरियर बन जाते हैं, और इन बैरियर्स को प्रॉपर्ली फेस करते हुए स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन की प्रोसेस को कैरी ऑन करना ये स्ट्रेटजिस्ट के लिए एक चैलेंज बन जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट बैरियर्स और प्रॉब्लम्स which are faced by the strategist during strategic evaluation and control process. Okay, thank you.